नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। 2 चरणों के अभी चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, 5 के बाकी हैं और इन 2 चरणों में जिस तरीके से कांग्रेस ने, वामपंथियों ने, उनके इकोसिस्टम ने और लुटियन ज़ोन में भी जो एक मीडिया का हिस्सा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश की है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़-मरोड़ करके, एडिट करके और आरक्षण पर एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई है कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम संविधान बदल करके आरक्षण बंद कर देंगे जो एससी, एसटी और ओबीसी वगैरह को दिया जाता है। जिस तरीके से आदिवासी समाज को भड़काने की कोशिश की गई है राहुल गांधी के द्वारा, ये कहते हुए कि साहब जो सर्वोच्च पद पर आसीन हैं राष्ट्रपति, उनको इसलिए नहीं बुलाया गया नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में भी और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी क्योंकि वो आदिवासी हैं। उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। इन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है और इसके पीछे यानी 2 चरणों के मतदान का जो अब अल्टीमेटली प्रतिशत आया है, टर्नआउट का जो आंकड़ा आया है आयोग से, उससे ये लोग किस कदर हताश, निराश हैं और जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे, उससे कितना बड़ा झटका इनको लगा है। यही कारण है कि इनके जो ऑफिशियल हैंडल हैं, यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब, उनके ट्विटर हैंडल से भी वो फर्जी वीडियो जारी कर दिया गया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के, इनके आईटी सेल से जुड़े हुए, असम में गिरफ्तार हो चुके, आपके गुजरात में गिरफ्तार हो चुके रेवंत रेड्डी को जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने दिल्ली तलब किया है अपने डिवाइस के साथ में। तो ऐसा लगता है कि ये जो एक वातावरण क्रिएट करने की कोशिश है और अभी कोविशील्ड को लेकर के भी जिस तरह की अफवाहें और अनसर्टेनिटी का एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। एक याचिका भी आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई कोविशील्ड को लेकर के, उसके खतरों को लेकर के, उस पर एक संदेह क्रिएट करने की कोशिश। तो मैंने एक सुबह प्रोग्राम किया था अनुपम मिश्रा जी के साथ और उसमें भी हमने कहा था कि देश के भीतर की ही नहीं, देश के बाहर की भी वो तमाम ताकतें सक्रिय हो गई हैं। 2 फेज के टर्नआउट को देखते हुए दोनों ही फेज में 66% मतदान हुआ है, जिसको बहुत कम बता करके एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के तो पैर उखड़ गए और मोदी तो गए। पर 66% का जो आंकड़ा आया है, उसने तो उल्टे ये जो परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे, अफवाहें उड़ा रहे थे कि मोदी के खिलाफ जो है एक माहौल है। योगेंद्र यादव बार-बार लेकर के आ रहे हैं एक वीडियो कि जी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से मेरी बात हुई है, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। 2004 जैसा मामला जो है कहीं क्रिएट ना हो जाए, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये सारी जमात वही है जो हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसी तरह का रोना-धोना करते हैं, इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में, पंजाब में, दूसरी जगहों पर आम आदमी पार्टी के लोग एक सहानुभूति बटोरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, ईडी पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही हैं और अब तो अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी इनके जो अधिवक्ता हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो यही दलीलें दे रहे हैं कि जी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनको गिरफ्तार किया गया है ताकि ये चुनाव प्रचार ना कर सकें। मतलब एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश जैसे नरेंद्र मोदी अगर इस देश में किसी से
डरे हुए हैं, तो जैसे वो अरविंद केजरीवाल ही है। कौन है अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली यानी एक शहर, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी। बस इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये देश की राजधानी है और यहाँ पर तमाम देशों के राजदूत, उच्चायुक्त हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं और किसी भी देश की राजधानी होती है, उसकी अपनी एक महत्वता होती है। लेकिन इसीलिए चाहे अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन सिटी हो और उनकी राजधानी ही क्यों ना हो, वहाँ जो सरकारें चुनी जाती हैं, उनके बहुत सीमित अधिकार होते हैं। ऐसे ही केजरीवाल सरकार को भी लगभग उतने ही अधिकार हैं, जितने महापौर के होते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। तो ये जैसे मुख्यमंत्री हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है। लेकिन यहाँ के मीडिया को जिस तरीके से उन्होंने मैनेज करके और अपना कद प्रधानमंत्री जितना बनाने की कोशिश की है, साजिश रची है, वो भी हमसे आपसे किसी से छिपी हुई नहीं है। पर ये कहना कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे समय गिरफ्तार किया गया जब लोकसभा की अधिसूचना जारी हो गई थी, अक्टूबर से उनको नोटिस भेजे जा रहे थे और वो लगातार टाल ही इसलिए रहे थे कि लोकसभा चुनाव और करीब आ जाए। अब वो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। मैंने पहली बार गृह मंत्री अमित शाह को इतना सख्त बयान देते हुए देखा है और सुना है अरविंद केजरीवाल के बारे में। चूंकि अभी तक भी देश में गिरफ्तार होने से पहले ही बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा ना देने की बेशर्मी दिखाई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को लेकर के अमित शाह का एक तरीके से गुस्सा ही फूट पड़ा। वो एक चैनल पर थे, वहां उनका इंटरव्यू हो रहा था और उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। चरित्र मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इन्होंने कहा था हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। अन्ना बेचारे रह गए साइड पर, इन्होंने दल बना दिया। फिर उन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी। बंगला लिया तो लिया, सरकारी बंगले को तोड़ मरोड़ कर करोड़ों रुपए का खर्च कर कर शीश महल बना दिया। इन्होंने कहा था हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अब खुद भ्रष्टाचार के मुकदमे में धर लिए गए। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, मगर अरेस्ट होने के बाद भी इस्तीफा देने की मॉरल ताकत नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा तो मेरी पार्टी बिखर जाएगी। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी आरोप में अरेस्ट हुआ तो मॉरल ग्राउंड पर उसने पहले इस्तीफा नहीं दिया। और हमारा संविधान में भी इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता की कभी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाए और इस्तीफा ना दे। तो ऐसा प्रोविजन भी नहीं करा कि इस्तीफा देना पड़ेगा। सब ऐसा मानते हैं तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज हो ही जाएगी। केजरीवाल की कल्पना, इस तरह की निर्लज्जता की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं करी थी। उनको जनता इस्तीफा कराएगी, हम नहीं कराएंगे तो कभी ना कभी। अमित शाह ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को निर्लज्ज बताया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में कि कोई गिरफ्तार हो जाए, जेल भेज दिया जाए और जेल में बैठा हुआ भी वो उस पद पर बैठा रहे, बेशर्मी के साथ बैठा रहे। और दिल्ली हाई कोर्ट के कई रिमार्क्स आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल पर कि वो अपने व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित से ऊपर रखे हुए हैं। जो व्यक्ति लगातार गायब हो, यानी फैसले ना ले पा रहा हो, उस व्यक्ति को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर भी बेशर्मी के साथ पद पर बने हुए हैं। दूसरा एक बयान सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो पिछले कुछ दिनों से ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को 272 के जादुई आंकड़े से नीचे रोका जाए और समाज के अलग-अलग वर्गों और समुदायों को
उकसाया जाए, भड़काया जाए, उनमें दहशत पैदा की जाए कि आपको आपके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रणनीति बना रही है कि अगर इनको पूर्ण बहुमत मिल गया या 400 सीटें मिल गई तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण बंद कर देंगे और खास तौर से जो ओबीसी है, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में जब से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक पर उभरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बने हैं और उनके रिप्रेजेंटेशन भी आपको अलग-अलग राज्य सरकारों में और सेंट्रल गवर्नमेंट में दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि 2017 में जब राष्ट्रपति चुनने की बात आई थी, तो नरेंद्र मोदी ने एक दलित को, रामनाथ कोविंद को, जो कानपुर के पास के रहने वाले हैं, उनको राष्ट्रपति पद के लिए चुना और दलित इस देश में दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। एक बार नारायणन साहब बने थे और दूसरी बार अब भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बनाया था। 2022 में जब फिर राष्ट्रपति चुनने की बात आई, तो पहली बार देश में किसी आदिवासी, वनवासी द्रौपदी मुर्मू साहिबा को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकारें रहीं, मिली-जुली सरकारें भी रहीं, अटल जी की सरकार भी रही, जिस समय एक मुस्लिम डॉक्टर अब्दुल कलाम को जो है राष्ट्रपति बनाया गया था, मिसाइल मैन को, पर कभी आदिवासी को नहीं बनाया गया था, वनवासी को नहीं बनाया गया था। नरेंद्र मोदी एक आदिवासी को लेकर के आए, लेकिन उनको लेकर के भी जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स इस समय की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि नई पार्लियामेंट के उद्घाटन पर भी उनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, जैसे उनको अछूत बना बना दिया गया हो मोदी सरकार के द्वारा। मतलब जिनको राष्ट्रपति ही मोदी सरकार ने बनाया है, उनके बारे में इस तरह की बातें और परसेप्शन क्रिएट क्यों किया जा रहा है? ताकि जब वोट पड़े तो आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। ये एक तरह का प्रेशर है कि बीच चुनाव में मोदी सरकार को एक यात्रा जो है वो राष्ट्रपति की अयोध्या की करानी पड़ी है। जिस समय हम बात कर रहे हैं, उस समय राष्ट्रपति अयोध्या में लैंड कर रही होंगी और वो हनुमानगढ़ी जाएंगी, वो रामलला के दर्शन करेंगी, वो सरयू नदी पर जो आरती होती है उसका हिस्सा बनेंगी। ये केवल जो मेरा मानना है इसलिए कराया गया ताकि उनके नाम का, उनकी जो जाति है, जिस समुदाय से वो आती हैं, उनके बारे में जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, वो सिरे ना चढ़ सके। इससे ज़्यादा अनफॉर्च्यूनेट कुछ हो नहीं सकता है कि विपक्ष एक ऐसा वातावरण देश में पैदा कर दे, जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो जाए, जिससे सामाजिक विघटन हो और ये केवल और केवल वोटों के लिए किया जा रहा है। तो देखिए, मैंने पहली बार इतने सख्त तेवरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देते हुए और कांग्रेस के साथ-साथ जो कांग्रेस के लिए एक इकोसिस्टम का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया मंचों पर जो इस तरह का वातावरण क्रिएट करके एक भ्रम का वातावरण बना रहे हैं, जिनको नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के चट्टे-बट्टे बताया है, उनको कितने सख्त लहजे में उन्होंने चेतावनी दी है, जरा सुनिए। सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। और ये जो लास्ट में उन्होंने 3 बार कहा है, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, ये हमें 2013 में ले जाता है। 2013 में पता है मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में?
इनका तालकटोरा स्टेडियम में कोई सम्मेलन चल रहा था या अधिवेशन चल रहा था और वहां किसी ने ये पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले वैसे एक टिप्पणी जो है वो सलमान खुर्शीद की भी आ चुकी थी। उन्होंने कहा था कि ये तो कूप मंडूक हैं, कुएं के मेंढक हैं, गुजरात से बाहर कभी ये गए ही नहीं है, इन्हें क्या पता देश के बारे में और विदेश के बारे में। ये क्या विदेश नीति बनाएंगे, कैसे संभालेंगे देश को। तो वैसे तो सलमान खुर्शीद को पता लग गया होगा कि उनके शपथ ग्रहण समारोह पहले शपथ ग्रहण समारोह में ही सार्क देशों के तमाम जो राष्ट्र प्रमुख थे वो दिल्ली पहुंचे हुए थे और उसके बाद G20 तक का जो सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया भारत मंडपम में, वो भी इन लोगों की आंखों के सामने ही होगा। तब इनको समझ में आ गया होगा कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की कितनी समझ है। पर जो मैं बात कर रहा था कि 2013 में मणिशंकर अय्यर ने इनके बारे में कहा था कि लिख लीजिए, नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। और कहीं न कहीं ये एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय को, ओबीसी समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण पर जब प्रधानमंत्री ने बयान दिया, तो उनके दिमाग में मणिशंकर अय्यर के वो जो 3 बार उन्होंने कहा था कि नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, वो उनके दिमाग में होगा और उन्होंने ये चेतावनी कांग्रेस को भी दी और कांग्रेस के जो चट्टे-बट्टे हैं, उनको भी दी। दोबारा सुनते हैं। सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। अमित शाह का मैंने एक बयान सुनवाया अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिन्होंने कहा कि ऐसा निर्लज्ज नेता आज तक नहीं हुआ जो गिरफ्तार होने और तिहाड़ जेल जाने के बाद भी पद पर बना हुआ है। अभी मोदी का मैंने एक आपको बयान सुनवाया जो आरक्षण के बारे में है, जिसके बारे में एक भ्रम का वातावरण बना करके राजनीतिक लाभ उठाने और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोविशील्ड के बारे में सुबह मैंने प्रोग्राम कर दिया था, उस पर भी एक भ्रम का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। अब आते हैं जो विपक्षी दलों के नेता हैं, वो भी अब इंडी अलायंस के गठबंधन दलों के खिलाफ किस तरीके से खुलकर के सामने आ गए हैं। बस 2 बयान सुनवा करके मैं इस प्रोग्राम को विराम दूंगा और इससे पहले मैं एक धन्यवाद कर दूं कंट्रीब्यूशन के लिए। स्टॉक मार्केट शब्द करके इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपका बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको सुनवाता हूं अधीर रंजन चौधरी का बयान। ये बहुत चर्चित है, बहुत वायरल है इस समय। अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट मत दे देना, भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। जरा सुनिए। बीजेपी के वोट दिया, तृणमूल के वोट देने वाले बीजेपी के वोट दिया। ये तो अधीर रंजन चौधरी और अखिलेश यादव की मौजूदगी में एक जनसभा में शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप बोलना है और आप सब लोगों को सुनना है और फिर 7 मई को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताना है। और इसलिए भी जिताना है, आपके सामने पर कई बार
बहुत चुनौतियां आई हैं। यानी विपक्षी दलों के नेताओं के दिमाग का भी संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी ये हरकतें हो रही हैं, जितनी ये साजिशें रची जा रही हैं, जितने परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने की जो हड़बड़ी, जल्दबाजी दिखाई दे रही है, इसकी वजह ही ये है कि अंदर खाते सबको इस बात का एहसास हो चला है कि साहब नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और बैंड बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ वापसी कर रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़े दोनों चरणों के कल जारी किए हैं चुनाव आयोग ने, उसमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 2019 के मुकाबले कोई बहुत बड़ी गिरावट टर्नआउट में है, मतदान में है। दोनों ही चरणों में 66% से अधिक मतदान हुआ है और ये बिल्कुल कम नहीं माना जाता है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में 80% तक जा रहा है, त्रिपुरा में उससे भी आगे जा रहा है, मणिपुर में भी उतना ही हुआ है, तो ये बताता है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, उनके खिलाफ किस कदर गुस्सा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आप चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप वीडियो के नीचे जा कर के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।